अंधी लड़की का जादुई लहंगा। ये कहानी सुगंधा नाम की एक लड़की की है। सुगंधा देख नहीं सकती थी क्योंकि वो बचपन से ही अंधी थी। उसके माता पिता ने उसकी आंखों का बहुत इलाज करवाया, लेकिन सुगंधा फिर भी इस खूबसूरत दुनिया को नहीं देख सकती थी, जिस वजह से उसके माता पिता अक्सर बहुत दुखी रहा करते थे। और समय के साथ साथ अब सुगंधा बड़ी हो जाती है और अब उसकी शादी की उम्र भी हो जाती है, लेकिन वो घर का कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पाती थी। इसीलिए उसकी माँ सुलोचना हमेशा उसके काम में उसका मदद किया करती थी। वहीं सुगंधा के पिता दीनदयाल की अपनी खुद की कपड़ों की दुकान थी और उसी की वजह से उनके घर का राशन पानी चलता था। और अब समय के साथ साथ दीनदयाल और सुलोचना को अपनी बेटी सुगंधा की शादी की चिंता होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन सुलोचना अपने पति से कहती है, सुनिए जी, अब हमारी बेटी शादी के लायक हो गई है, तो अब हमें उसके लिए लड़का ढूंढना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सुलोचना, लेकिन भला हमारी अंधी बेटी से शादी करेगा कौन? कोई न कोई तो मिल ही जाएगा ना जी, बस हमें उसके लिए थोड़ा ज्यादा दहेज देना पड़ेगा। लेकिन सुलोचना, हमारे पास ज्यादा दहेज देने के लिए पैसे कहाँ हैं? एक दुकान ही तो है जिससे हमारे घर का थोड़ा बहुत खर्चा चलता है, बस उसी को गिरवी रखकर कुछ हो सकता है। सुगंधा के माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। उसी समय सुगंधा वहाँ पर आती है और कहती है, माँ, पिताजी, आप लोग मेरे लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए और मेरी शादी के लिए दुकान गिरवी रखने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचिए। लेकिन बेटा, तुम्हारी शादी करने के लिए हमें पैसों का इंतजाम तो कहीं ना कहीं से तो करना ही होगा ना, इसलिए अब तुम इन सब की चिंता मत करो, हम हैं ना। ऐसे ही अगले दिन दीनदयाल अपनी दुकान को गिरवी रखकर अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देता है। तभी एक दिन रंजित नाम का एक लड़का अपनी माँ रीता के साथ सुगंधा को देखने उसके घर आता है। तभी सुगंधा तैयार होकर वहाँ पर आती है और ज्यादा दहेज मिलने के लालच में रंजित का परिवार शादी के लिए हाँ कर देता है। और ऐसे ही कुछ दिनों बाद रंजित और सुगंधा की शादी हो जाती है और सुगंधा खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन ससुराल पहुँचते ही सुगंधा की जिंदगी तो जैसे नरक हो जाती है, क्योंकि उसके ससुराल में उसकी सास और उसकी ननद चारू उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है और उससे घर का सारा काम करवाना शुरू कर देती है। ऐसे ही आज भी। अरे ओ महारानी, यहाँ सोफे पर बैठे बैठे आराम करना बंद कर। हम तुझे यहाँ आराम फरमाने के लिए नहीं लेकर आए हैं, इसलिए जा और किचन में रखे सारे गंदे बर्तन साफ कर, क्योंकि मैंने काम वाली बाई को आज ही निकाल दिया है। अब से घर का सारा काम तू करेगी। लेकिन माँ जी, मैं घर का सारा काम कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो कुछ दिखाई भी नहीं देता है। अरे तुझे दिखाई नहीं देता तो मैं क्या करूँ? ससुराल में तो हर किसी को काम करना पड़ता है, फिर चाहे वो अंधी हो या फिर लंगड़ी। उसी समय वहाँ पर सुगंधा की नंद चारू आती है और कहती है, और नहीं तो क्या भाभी, ये तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं, जो तुम यहाँ पर आराम से बैठकर रोटियाँ तोड़ोगी। इसलिए यहाँ रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। चारू, मुझे भी कोई शौक नहीं है बैठने का, लेकिन ऊपर वालों ने मुझे बनाया ही ऐसा है कि मैं कुछ करना भी चाहूँ तो वो मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कुछ देख ही नहीं सकती। सुगंधा की ये बात सुनकर उसकी सास रीता को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तो मेरी बेटी से जबान लड़ा रही है? अरे अंधी औरत, चुपचाप खड़ी हो और घर का सारा काम कर, वरना आज तुझे पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा। अपनी सास की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सुगंधा को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो चुपचाप उठकर रसोई में जाती है और गंदे बर्तन साफ करने लगती है। लेकिन उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा होता है, जिस वजह से कांच की कुछ कपें नीचे गिरकर टूट जाती है और टूटने की आवाज सुनकर रीता जल्दी से रसोई में आती है और कहती है, हे भगवान, इस अंधी ने तो इतने महंगे मेरे कॉफी के कप तोड़ दिए। अरे अब इसका पैसा क्या तेरा बाप भरेगा? अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर सुगंधा बहुत घबरा जाती है
और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। उसी समय वहाँ पर सुगंधा की ननद चारू भी आ जाती है और कहती है, देख लिया ना माँ, इस अंधी औरत को अपने घर की बहू बनाकर। अरे ये तो आए दिन कोई न कोई चीज का नुकसान करती ही रहती है, इसलिए आज तो इसे सबक सिखाना ही होगा। इतना कहकर चारू चिमटे को गर्म करके सुगंधा के हाथों पर लगा देती है और सुगंधा दर्द से चिल्ला उठती है। ऐसे ही हर रोज सुगंधा पर दोनों माँ बेटी मिलकर अत्याचार करते रहते हैं। तभी एक दिन जब सुगंधा रंजित को इन सारी बातों के बारे में बताती है तो रंजित उसका साथ देने की बजाय अपनी माँ और बहन का पक्ष लेने लगता है। और उस दिन सुगंधा को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई भी उसका सगा नहीं है, कोई भी उसका हमदर्द नहीं है। और उस दिन से सुगंधा के ऊपर वे लोग पहले से और भी ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रंजित अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं आपके शर्त के अनुसार उस अंधी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन आपको तो पता है ना, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और अब मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता है बेटा, लेकिन तुझे शादी करने से पहले इस अंधी सुगंधा का कुछ तो करना होगा। उसी समय चारू कहती है, भैया मेरे पास इसके लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप कहो तो मैं बताऊं? इतना कहकर चारू सबको अपना आइडिया बताती है और उसका आइडिया सुनकर रंजित बहुत खुश हो जाता है। और अगले दिन सुबह सुगंधा को पार्क में घूमने के बहाने वे लोग सुगंधा को एक घने जंगल में लेकर जाते हैं जहाँ कई सारे जंगली जानवर रहा करते थे। उसी समय सुगंधा को कुछ ठीक नहीं लगता और वो कहती है, सुनिए, ये आप लोग मुझे कहाँ लेकर आए हैं? यहाँ तो बहुत सन्नाटा है, क्या यहाँ पर कोई इंसान नहीं है क्या? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, लेकिन जब तुम्हें दिखाई नहीं देता तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? इसलिए बस तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर रंजित वहाँ से चला जाता है और सुगंधा बेचारी जंगल के बीचों बीच अकेले खड़ी होती है। और ऐसे ही देखते देखते शाम हो जाती है, लेकिन रंजित अभी तक वापस नहीं आता। तो सुगंधा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है और क्यों मेरे पति मुझे यहाँ छोड़कर चले गए? क्योंकि मैं अंधी हूँ, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है जब आपने मुझे बनाया ही ऐसा है? तो सुगंधा ये सब सोचकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके पास एक छोटी बच्ची रोते हुए आती है और कहती है, दीदी मेरे पैर पर चोट लग गई है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए दीदी। उस बच्चे की आवाज सुनकर सुगंधा अपना दुख भूलकर उसकी मदद करने लगती है। तभी वो अपनी साड़ी में से कपड़ा फाड़कर उस बच्ची के पैर पर बांध देती है, जिसके बाद वो बच्ची अचानक से एक परी में बदल जाती है और कहती है, सुगंधा तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो, इसलिए मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुमने ये साबित कर दिया कि अगर इंसान किसी की मदद करना चाहे तो उसे आंखों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसका मन अच्छा होना चाहिए। इसीलिए अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? परी जी, मैं आपसे बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी इन अंधी आंखों को ठीक कर दीजिए, जिससे मैं भी इंसानों का असली चेहरा देख सकूं। सुगंधा के इतना कहते ही परी उसे अपनी जादुई शक्तियों से एक जादुई लहंगा देती है और कहती है, ये लो सुगंधा, ये एक जादुई लहंगा है, इसे पहनते ही तुम्हारी आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाएगी और तुम्हारे ऊपर आने वाले सभी मुसीबतों से ये तुम्हारी रक्षा करेगी। उस परी के इतना कहते ही सुगंधा वो लहंगा पहन लेती है और उस लहंगे को पहनते ही सुगंधा की आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर वो परी का धन्यवाद करके अपने घर वापस आ जाती है। लेकिन घर पहुंचते ही वो देखती है कि उसके पति ने किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है और वे लोग भी सुगंधा को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अरे मनहूस, तू वापस कैसे आ गई?
तुझे तो मेरा बेटा जंगल में छोड़ के आ गया था ना। उन सबकी ये बात सुनकर सुगंधा मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता है कि तुम लोग मुझे मारना चाहते थे और तुमने ये शादी भी पैसों की लालच में आकर ही की थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है और अब तो मैं सब कुछ देख भी सकती हूँ, इसलिए मैं अब तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। सुगंधा की ये बातें सुनकर वे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और वे लोग जैसे ही सुगंधा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही सुगंधा के जादुई लहंगों में से बिजली के झटके निकलने शुरू हो जाते हैं और बिजली के झटके लगने की वजह से वे लोग वहीं पर तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं, जिसके बाद सुगंधा को उन लोगों से आजादी मिल जाती है और फिर वो अपने माता पिता के पास आकर खुशी खुशी जादुई लहंगों के साथ रहने लगती है। राजकुमारी का लहंगा और झुमका। ब्रिटेन राज्य की राजकुमारी वसुंधरा बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। सभी लोग उसकी सुंदरता की तारीफ किया करते थे। पड़ोसी देश के राजा भी वसुंधरा को दूर दूर से देखने आया करते थे, लेकिन वसुंधरा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि कोई भी उसकी तारीफ सुंदरता से नहीं बल्कि गुण से और ज्ञान से करे। तभी एक दिन वसुंधरा के पिता उनसे कहते हैं, उठ गई बेटा, चलो ठीक है, अब जल्दी से तैयार होकर सभा में आ जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारा रिश्ता धीरेन्द्र राणा से तय कर दिया है। लेकिन पिताजी, आपने मुझसे बिन पूछे मेरा रिश्ता एक ऐसे इंसान के साथ तय कर दिया है जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। लेकिन बेटा, धीरेन्द्र राणा ने तुम्हारी तस्वीर ही देखकर तुम्हें पसंद किया है और अब तुम मना कर रही हो। तुम्हारे मना करने का कारण क्या मैं जान सकता हूँ? पिताजी, प्यार और विवाह रूप देखकर नहीं होता, उसके गुण और ज्ञान को देखकर होता है, दिलों से होता है। मैं एक ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकती हूँ जिसने ना तो मेरा गुण देखा और ना ही मेरे ज्ञान को परखा। उन्होंने सिर्फ मेरी तस्वीर देखी और शादी के लिए हाँ कह दिया। बेटी, तुम्हारे इन अजीबो और गरीब प्रश्नों के जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन हमने धीरेन्द्र राणा को जबान दे दी है और अब आपकी शादी उनसे ही होकर रहेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। अब आप जाओ, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। अपने पिता की ये सब बातें सुनकर वसुंधरा अपने मन में एक तरकीब सोचती है और अपने पिताजी से कहती है, ठीक है पिताजी, लेकिन इसमें मेरी एक शर्त है। इसमें शर्त की क्या बात है? बेटा, तुम जो भी बोलोगी हम तुम्हारे हर एक मांगों को पूरा करेंगे। ठीक है पिताजी, मुझे एक ऐसा लहंगा चाहिए जो कि बहुत ही कीमती सामानों से बना हो, लेकिन वह कीमती सामान सिर्फ जंगलों में ही पाए जाते हो। लेकिन ध्यान रहे, उन कीमती सामानों की वजह से जंगलों में रहने वाले किसी भी जानवर को कोई हानि न पहुँचे। ठीक है बेटी, तुम्हारी इस इच्छा को हम जरूर पूरा करेंगे। उसके बाद वसुंधरा के पिताजी अपने महल में रहने वाले बहुत ही होनहार दर्जी को बुलाते हैं और साथ में कुछ सिपाहियों को भी, और उन्हें सामान इकट्ठा करने के लिए बोल देते हैं। इधर वसुंधरा अपने मन में सोच रही थी कि उसने अपने पिताजी से किसी असंभव चीज की मांग की है और उनके पिताजी वो पूरा नहीं कर पाएंगे और उसे धीरेन्द्र राणा से शादी नहीं करनी होगी। लेकिन उसके पिता ने अपने राज्य के इतने बेहतरीन दर्जियों को बुलाया था कि वो लहंगा बनाने में संभव रहते हैं। लहंगा जानवरों की चमड़ी और सूखी पत्तियों और पक्षियों के पंख से बनाया गया था। तभी वसुंधरा के पिता कहते हैं, बेटी, हमने आपकी मांग पूरी की और लहंगा बनाकर तैयार कर दिया। अब आपको धीरेन्द्र राणा से शादी करनी होगी। पर पिताजी, मैं धीरेन्द्र राणा से शादी नहीं करना चाहती। अब बस बहुत हुआ। तुमने हमें लहंगा बनाने के लिए कहा था, हमने लहंगा बना दिया। अब तुम्हें हमारी बात माननी होगी और धीरेन्द्र राणा से शादी करनी होगी। हम ये फैसला कर चुके हैं, हम आपकी शादी कल ही करेंगे। पिताजी, अब मेरी बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? भला मैं एक ऐसे इंसान से कैसे शादी कर लूं जिसे मैं जानती भी नहीं हूं? अगर आपको मेरी बात नहीं माननी है तो मैं ये महल छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहकर वसुंधरा वही लहंगा पहनकर महल छोड़कर चली जाती है। वह लहंगा वसुंधरा की खूबसूरती को ढक देती है
और वसुंधरा अब बहुत ही ज्यादा बदसूरत दिखने लगती है और वो अपने राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में घूमने लगती है। एक दिन वह घूमते घूमते थक जाती है और एक पेड़ के नीचे सो जाती है। तभी उस राज्य के राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी उनके साथ रहने वाले सिपाहियों में से किसी एक सिपाही की नजर वसुंधरा पर पड़ती है और सिपाही राजकुमार से कहता है, राजकुमार देखिए, इस लड़की ने कितना विचित्र लहंगा पहन रखा है और इतने बड़े जंगल में ये लड़की अकेले यहाँ सो रही है। इस लड़की को अकेले इस जंगल में रहना ठीक नहीं है। तुमने सही कहा, तुम उस लड़की को उठाकर महल ले आओ। उसके बाद सिपाही वसुंधरा के पास जाते हैं और उसको नींद से उठाकर पूछते हैं, तुम कौन हो और अकेले इस जंगल में क्यों सो रही हो? मेरा नाम वसुंधरा है और मेरा कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए मैं जंगल में भटक रही हूँ। अच्छा, तो तुम मेरे साथ महल चलो, तुम्हें वहाँ कोई काम मिल जाएगा। वसुंधरा को महल में खाना बनाने का काम मिल जाता है। खाना बनाते बनाते वसुंधरा को कई साल बीत जाते हैं। तभी राजकुमार ने एक दिन अपने महल में एक बहुत ही बड़ा दावत का आयोजन किया था और दावत की सभी तैयारियां हो जाती है। कुछ ही देर बाद दावत शुरू हो जाती है और फिर वसुंधरा रसोई में काम करने वाले बाबा से कहती है, बाबा क्या मैं उस दावत में जा सकती हूँ? बाबा मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है बेटी, पर तुम आधे घंटे में वापस नहीं आई तो मैं राजकुमार से तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा। उसके बाद वसुंधरा अपने कमरे में गई और फटे पुराने बदसूरत कपड़ों को उतारकर वो अपने असली रूप में आ जाती है और फिर दावत में चली जाती है। दावत में जाते ही सभी लोगों की नजर वसुंधरा पर ही रहती है। सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं। राजकुमार वसुंधरा के साथ बहुत ही अच्छा नृत्य करते हैं। नृत्य करते करते वसुंधरा को आधे घंटे बीत जाते हैं। तभी वसुंधरा राजकुमार से कहती है, राजकुमार अब मुझे जाना होगा। अरे तुम तो अभी आई हो, अभी मत जाओ, मुझे तुम्हारे साथ बहुत बातें करनी है। लेकिन वसुंधरा वहाँ से फौरन निकल जाती है और अपने फटे पुराने बदसूरत कपड़े पहनकर रसोई घर में चली जाती है। बाबा मैं आ गई, अब रसोई की सारी साफ सफाई कर देती हूँ। नहीं, पहले तुम राजकुमार के लिए कॉफी बनाओ। ठीक है। वसुंधरा कॉफी बनाकर राजकुमार के पास लेकर जाती है। कॉफी ले जाते समय वसुंधरा के कान के सोने का झुमका कॉफी में गिर जाता है। राजकुमार जैसे ही कॉफी पीते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी भी ऐसी कॉफी नहीं पी थी। तभी राजकुमार रसोई से बाबा को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, बाबा आज आपने बहुत स्वादिष्ट कॉफी बनाई है। राजकुमार यह कॉफी मैंने नहीं बनाई, यह कॉफी तो वसुंधरा ने बनाई है। उस लड़की को फौरन यहाँ बुलाइए। तभी बाबा वसुंधरा को राजकुमार के पास बुलाकर ले जाते हैं और वसुंधरा राजकुमार से कहती है, राजकुमार कॉफी मैंने ही बनाई है, क्या हुआ, मुझसे कोई भूल हो गई क्या? ये कॉफी वाकई में बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे इस कॉफी में सोने का झुमका मिला है। क्या यह झुमका तुम्हारा है? नहीं राजकुमार, मैं तो एक नौकरानी हूँ, भला मेरे पास सोने के झुमके कहाँ से आएंगे? यह झुमका मुझे उस लड़की की याद दिला रही है जो कल रात दावत में मेरे साथ डांस कर रही थी। ये रसोई में कैसे आई? खैर, तुम कॉफी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनाती हो, आज से तुम ही मेरे लिए सारा खाना बनाओगी। फिर उस दिन से राजकुमार के लिए खाना वसुंधरा बनाने लगती है। तभी एक दिन राजकुमार वसुंधरा से कहते हैं, वसुंधरा जब से आप यहाँ पर आई हैं, आप अपने काम के साथ साथ दूसरों के कामों में भी बहुत मदद करती हैं। हमें आप में बहुत अच्छाइयाँ दिखती है। मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। नहीं राजकुमार, मैं तो बहुत बदसूरत हूँ, आप मुझसे शादी करके पछताएंगे। शादी खूबसूरती और रंग रूप को देखकर नहीं होता, शादी उनके गुण और ज्ञान को देखकर होता है और मैं तय कर चुका हूँ, मैं आपसे ही शादी करूँगा। उसके बाद वसुंधरा को अपना सच्चा प्यार मिल जाता है। उसके बाद वसुंधरा अपनी सारी सच्चाई राजकुमार को बता देती है और फिर कुछ ही दिनों बाद राजकुमार के साथ वसुंधरा की शादी हो जाती है।
और वसुंधरा राजकुमार के साथ हंसी खुशी अपने महल में अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। रंग बिरंगी लिपस्टिक की जादुई खेती। एक गांव में रुचि और ममता नाम की दो बहनें अपनी सौतेली माँ विनीता के साथ रहती थी। उनके पिता सुरेश को गुजरे अभी कुछ ही महीने हुए थे, तभी विनीता अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। वह दोनों बहनों से नौकरानी की तरह घर का सारा काम करवाने लगती है। रुचि बड़ी बहन होने के नाते अपनी छोटी बहन ममता को ज्यादा काम करने नहीं देती थी। रुचि घर का सारा काम अकेले किया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, तभी एक दिन ममता उदास मन से अपनी बहन रुचि से बोलती है, दीदी, गांव के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। क्या आप मेरा एडमिशन स्कूल में करा दोगी? मेरी प्यारी बहन, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें तो पता ही है हमारी सौतेली माँ हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है। वो हम दोनों को खाने के लिए सही से 2 वक्त की रोटी तो देती नहीं है, फिर वो तुम्हें स्कूल कैसे जाने देगी? दोनों बहनें आपस में बात कर ही रही थी कि तभी उसकी सौतेली माँ विनीता वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, अच्छा तो तुम दोनों बहनें यहाँ बैठकर खिचड़ी पका रही हो। रुचि, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मेरे पैर की मालिश कर। सुबह से पैर में दर्द हो रहा है और एक तू है कि यहाँ बैठकर अपनी बहन से गप्पे लड़ा रही है। माँ, मैं घर का काम करने में व्यस्त हो गई थी, इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा। मुझे माफ कर दो माँ, मैं अभी आपके पैर की मालिश कर देती हूँ। थोड़ी देर बाद रुचि एक कटोरी में गर्मा गर्म तेल लेकर अपनी सौतेली माँ विनीता के कमरे में जाती है और विनीता के पैरों में मालिश करने लगती है। तभी रुचि हिम्मत करके अपनी सौतेली माँ से बोलती है, माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो ममता स्कूल जाना चाहती है माँ, प्लीज माँ, आप ममता का एडमिशन करवा दो। उसका स्कूल जाने का बहुत मन है माँ। यह बात सुनते ही विनीता उस गर्म तेल की कटोरी रुचि की तरफ फेंकते हुए बोलती है, क्या कहा तुमने? वो महारानी स्कूल जाना चाहती है? तेरा बाप मरने से पहले मेरे पास कोई खजाना छोड़कर नहीं गया था। भगवान का शुक्र मना कि तुम दोनों को 2 वक्त की रोटी खाने को मिलती है। वैसे भी वो कौन सा पढ़ाई करके कलेक्टर बनेगी। अब जा, निकल जा मेरे कमरे से और जाकर अपना काम कर। बेचारी रुचि रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसकी छोटी बहन ममता रुचि के पास आती है और बोलती है, दीदी, आप मत रो दीदी, मुझे माफ कर दो। अगर मैं आपसे स्कूल जाने की जिद नहीं करती तो माँ आपको नहीं डांटती। चुप हो जाओ दीदी, आपसे स्कूल जाने की बात कभी नहीं करूँगी। यह कहते हुए ममता की आंखों में भी आंसू आ जाता है और दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर खूब रोती है। एक दिन की बात है, विनीता रुचि और ममता को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है, तुम दोनों मेरी बात कान खोलकर सुनना। आज मेरी बेटी हॉस्टल से घर आ रही है। मेरी बेटी के कमरे में सफाई अच्छे से हो जानी चाहिए और उसकी पसंद का खाना भी बनकर तैयार हो जाना चाहिए। चलो अब जल्दी जल्दी अपना हाथ चलाओ। मेरी बेटी के आने से पहले सारा काम पूरा हो जाना चाहिए। बेचारी रुचि जल्दी जल्दी घर की सफाई करके किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर बाद रोशनी भी हॉस्पिटल से घर वापस आ जाती है। अपनी बेटी रोशनी को देखकर विनीता बहुत ही खुश हो जाती है और अपनी बेटी से बोलती है, आओ मेरी बेटी रोशनी, तुम्हारा स्वागत है। अरे कितनी सुंदर और प्यारी लग रही है मेरी बेटी। माँ, सुंदर तो मैं हूँ ही, आखिर बेटी किसकी हूँ? तभी रोशनी की नजर रुचि और ममता पर पड़ती है और रोशनी अपनी माँ से बोलती है, माँ, आपने इस दोनों फटीचर को अभी तक घर में रख रखा है। आपने इन दोनों को घर से बाहर क्यों नहीं निकाला? मैं इन दोनों को अपने घर में देखना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, आप आज ही इन दोनों को घर से निकाल दो। विनीता अपनी बेटी रोशनी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए विनीता ने अपनी बेटी के कहने पर रुचि और ममता दोनों बहनों को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। दोनों बहनों ने विनीता के सामने हाथ जोड़कर बहुत विनती की, माँ प्लीज हमें घर से मत निकालो, हमने तो कोई गलती भी नहीं किया है।
माँ, आपके सिवा हमारे इस दुनिया में है ही कौन? हमें घर से मत निकालो माँ। हाँ माँ, मुझे माफ कर दो। वैसे भी इतनी रात को हम दोनों बहन कहाँ जाएंगे? प्लीज माँ, हमें इस घर में रहने दो। दोनों बहनें फूट फूट कर रोती है, लेकिन विनीता का दिल बिल्कुल भी नहीं पिघलता है और वह घर का दरवाजा बंद कर लेती है। दोनों बहनें अंधेरी रात में सड़कों पर इधर से उधर भटकने लगती है। दोनों को कहीं रहने की जगह नहीं मिल रही थी। थककर दोनों बहनें सड़क के किनारे ही सो जाती है। सुबह होते ही ममता रोते हुए अपनी बड़ी बहन रुचि से बोलती है, दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है कि हम खरीद कर खा ले, और माँ ने भी हमें घर से बाहर निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे दीदी? क्या हमें सारी जिंदगी सड़क पर ही बितानी पड़ेगी? बताओ ना दीदी। नहीं मेरी प्यारी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं कोई काम कर लूंगी जिससे हमें 2 वक्त की सूखी रोटी खाने को तो मिल ही जाएगी। और रही बात रहने की, तो हम एक झोपड़ी बनाकर रह लेंगे। चलो पहले हम जंगल से कुछ लकड़ियाँ लाकर अपने रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते हैं। उसके बाद दोनों बहनें जंगल से लकड़ियाँ लाकर रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करती है। उसके बाद रुचि काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। रुचि को एक घर में झाड़ू पोछा करने का काम मिल जाता है। काम करके उसे जो कुछ भी थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, उसी से किसी तरह से उन दोनों बहनों का गुजारा चलने लगता है। एक दिन रुचि अपने मन में सोचती है, मेरी बहन स्कूल जाना चाहती है। अगर मैं 3-4 घरों में और काम पकड़ लूंगी तो मैं ज्यादा पैसे जोड़ पाऊंगी। फिर मैं अपनी बहन का एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा दूंगी। ऐसा सोचकर रुचि कई लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देती है। आखिर उसकी मेहनत रंग ले ही आती है और वो अपनी बहन के एडमिशन के लिए काफी सारे पैसे जोड़ लेती है। उस दिन दोनों बहनें बहुत ही खुश थी। वो अगले दिन अपनी बहन ममता का स्कूल में एडमिशन करवाने जाती। उस दिन दोनों बहनें आपस में बहुत सारी बात करने के बाद खाना खाकर सो जाती है। दोनों के सो जाने के बाद घर में चोर घुस आता है। रुचि जिस बक्से में अपनी बहन ममता के एडमिशन के लिए पैसे जमा करके रखी थी, चोर उस बक्से को ही उठाकर लेकर भाग जाता है। जब सुबह रुचि की आंख खुलती है, तब वो बक्सा को ना देखकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे ये क्या अनर्थ हो गया? मैंने एडमिशन के लिए जो पैसे जोड़कर जमा किया था, वो सब तो चोरी हो गया। मैंने कितनी मेहनत करके पैसे जोड़ी थी ताकि मैं अपनी बहन का एडमिशन करा सकूं, लेकिन चोर सब चुरा कर ले गया। यह कहते हुए रुचि फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ समय बाद रुचि जिस घर में काम करती थी, उस घर की मालकिन से कुछ पैसों की मदद मांगती है, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। रुचि निराश होकर अपने घर लौट ही रही थी, तभी जंगल में उसे एक घायल तोता दिखाई देता है। रुचि उस घायल तोते जंगल से जड़ी बूटी लाकर उसके घाव पर लगा देती है। इस तरह वो तोता बिल्कुल ठीक हो जाता है। तभी वह तोता अचानक से एक सुंदर परी के रूप में बदल जाता है और रुचि से बोलती है, रुचि, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम एक बहुत ही अच्छी और नेक दिल लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक लिपस्टिक है। यह लिपस्टिक कोई मामूली लिपस्टिक नहीं, बल्कि एक जादुई लिपस्टिक है। इस लिपस्टिक को तुम जिस जगह पे लगाओगी, वहाँ पर रंग बिरंगे लिपस्टिक की खेती होने लगेगी और तुम उस रंग बिरंगे लिपस्टिक को बेचकर अपने घर का अच्छे से गुजारा कर सकती हो। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लिपस्टिक की खेती करके और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी छोटी बहन ममता का अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी। परी रुचि को लिपस्टिक देकर वहाँ से गायब हो जाती है। रुचि उस लिपस्टिक को लेकर एक खुले स्थान में जाती है और उस लिपस्टिक को जमीन पर लगा देती है। फिर कुछ ही देर में उस जगह पर ढेर सारी रंग बिरंगी लिपस्टिक की खेती होने लगती है। यह देखकर रुचि बहुत ही खुश होती है और वह सारी लिपस्टिक तोड़कर अपने घर ले आती है और अपनी छोटी बहन ममता को सारी बातें बताती है। फिर अगले दिन रुचि सारी लिपस्टिक लेकर बाजार में बेचने जाती है।
इतने सारे रंग बिरंगे और सुंदर सुंदर लिपस्टिक देखकर रुचि के पास बहुत सारे कस्टमर इकट्ठे हो जाते हैं और देखते ही देखते उसकी सारी लिपस्टिक बिक जाती है। इस तरह रुचि सारे लिपस्टिक बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। अब धीरे धीरे उस जादुई लिपस्टिक की मदद से रुचि बहुत जल्दी ही अमीर हो जाती है। अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। रहने के लिए सुंदर सा घर, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, हर चीजों की सुविधा हो जाती है। रंग बिरंगी लिपस्टिक की मदद से रुचि अपनी लिपस्टिक की एक दुकान भी खोल लेती है और अपनी बहन ममता का अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देती है और अपनी छोटी बहन ममता से बोलती है, ममता, अब तुम्हारा स्कूल जाने का सपना पूरा होने वाला है। कल से तुम स्कूल जाओगी, स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर। तुम कितनी प्यारी लगोगी मेरी प्यारी बहन। क्या सच में दीदी? मैं कल से स्कूल जाऊंगी। दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ और परी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्हीं के रंग बिरंगी लिपस्टिक की वजह से हम दोनों बहनें हंसी खुशी जीवन जी रहे हैं। फिर अगले दिन ममता खुशी खुशी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाने लगती है। रुचि हर रोज की तरह घर का सारा काम करके लिपस्टिक की दुकान पर जाती है। तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन लिपस्टिक खरीदने दुकान पर आती है। तभी वे दोनों रुचि को देखकर चौंक जाती है और बोलती है, अरे ये मनुष्य यहाँ पर क्या कर रही है? आपको चौंकने की जरूरत नहीं है माँ, ये मेरी ही दुकान है और दुकान के सामने जो आपको घर दिखाई दे रहा है ना, वह घर भी मेरा ही है। और हाँ, एक बात और बता दूं, और मेरी बहन ममता इस शहर के सबसे हाईफाई स्कूल में पढ़ रही है। शायद आपको ये लग रहा होगा कि घर से निकाल देने के बाद हम दोनों बहनें भीख मांग रहे होंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आज भगवान की कृपा से हम दोनों बहनें बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। रुचि की बात सुनकर विनीता और रोशनी शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुकाकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुचि अपनी बहन के साथ रंग बिरंगी लिपस्टिक की खेत की वजह से हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।